नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार की जाती है और इसकी थ्योरी में क्या-क्या कवर हम करेंगे, ये सब हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। सर, ये चैप्टर आपको सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। जब आप जब आप नॉर्मल तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हो जब आप नॉर्मल तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ सर, ये पेपर में आ रहा है और हमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन आप कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई आप आइटम आप कहीं दूसरी जगह पे आप लिख करके आते हैं और बस इसी वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं या आपके नंबर कट सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ें और बहुत बहुत बारीकी के साथ एक एक चीज को पहले समझें और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलें। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब मैं कैश का फ्लो कह रहा हूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर, कैश का बहना और कैश के बहने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाई है जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो शो करती है कि कैश किस तरफ बह रहा है। हमारी कंपनी में कैश आ रहा है या जा रहा है या दोनों काम हो रहे हैं, और अगर दोनों काम हो रहे हैं तो नेट क्या हो रहा है। समझिए, अगर हमारे कंपनी से पैसा 1 लाख रुपए बाहर चला गया और 80,000 रुपए अंदर आ गया तो इसका मतलब हमारे पास से 20,000 रुपए नेट बाहर जा चुके हैं। मेरी बात समझ में आई? सर, 1 लाख रुपए आपके बाहर गए और 80,000 रुपए आपके अंदर आए हैं तो इसका मतलब क्या है? आपने 20,000 रुपए आपने बाहर भेज रखे हैं। इसका मतलब ये आपका फ्लो है, ये आउटफ्लो है। बात समझ में आई? बोले हाँ सर, आ रही है बात समझ। कैश का फ्लो दो तरीके का होगा। एक सर, कैश का इनफ्लो और एक कैश का आउटफ्लो। जब मैं इनफ्लो कह रहा हूं तो मतलब कंपनी में कैश आ रहा है, और जब मैं आउटफ्लो बोल रहा हूं तो कंपनी से कैश जा रहा है। बस इसी चीज को हमने शो करना है। सर, हम ये जो बुक पढ़ रहे हैं वो है स्टेटमेंट या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके हमने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने उसको देख करके, हमने बैलेंस शीट को, हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को देख करके हमने तैयार करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो आपको समझ में आया? अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैश में कुछ और चीजें भी आती हैं या केवल कैश इन हैंड को ही आप कैश कह रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि सर, कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है। जब मैं कैश बोल रहा हूं तो इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कह रहा हूं। अब सर, कैश तो सीधे सीधे आपको समझ में आया। आपका कैश था, आपके पास अंदर आया तो सर इनफ्लो है, बाहर गया तो आउटफ्लो है। लेकिन अगर किसी ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए कंपनी के, तो क्या ये इनफ्लो होगा? तो हाँ सर, ये भी इनफ्लो कहलाएगा। आपने बैंक से पेमेंट कर दी तो क्या ये आउटफ्लो कहलाएगा? हाँ सर, ये आउटफ्लो कहलाएगा। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो कैश पड़ा हुआ है वो भी आपका कैश ही होता है। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? तो सर, जो कैश नहीं है लेकिन कैश के ही इक्वल माना जाता है। अगर आपके पास कोई चेक देकर के जा रहा है आपको, तो समझ लेना आपकी कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ है। सर, चेक आया है, कैश तो नहीं आया। अरे, चेक भी कैश के इक्विवेलेंट ही हम मानते हैं। क्लियर है? सर, कोई ड्राफ्ट दे करके चला गया कंपनी में, या हमने किसी को ड्राफ्ट बना करके दे दिया, डिमांड ड्राफ्ट हमने बना करके दे दिया, ठीक है, तो क्या है ये सर? ये कैश ही है। ड्राफ्ट भी अगर हमारे पास में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो वो कैश इनफ्लो बोला जाएगा, और ड्राफ्ट जा रहा है तो वो कैश आउटफ्लो बोला जाएगा। बात समझ में आई? सर, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है ये और बता दीजिए। ये आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक कम समय की इन्वेस्टमेंट और एक ज्यादा समय की इन्वेस्टमेंट। जो कम समय की इन्वेस्टमेंट है वो 0 से 12 महीने की है, या कहूं कि 1 साल के अंदर अंदर हम जिसको पैसे में कन्वर्ट करा लेंगे वो करंट इन्वेस्टमेंट है। और जिसको हमने इन्वेस्ट किया है 1 साल के बाद पैसे में कन्वर्ट कराने के लिए, मतलब लंबे टाइम के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को थोड़े समय के लिए भूल जाएं। हम बात कर रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट की। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो 12 महीने के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट करनी है। अगर उस इन्वेस्टमेंट को हमने इस पर्पज से करा है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो
इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी वो? मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाएगी। वो इन्वेस्टमेंट किस में करी होगी? वो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करी है, डिबेंचर्स में करी है। मतलब अगर आज उनको बेचना चाहे मार्केट में तो वो तुरंत बिक जाएं। ऐसी ऐसी सर इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाएगी, जो 3 महीने के अंदर अंदर, जो करंट इन्वेस्टमेंट 3 महीने के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट करनी है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहलाएगी। शेयर्स हमने किसी कंपनी के खरीदे हैं, वो हम मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलेंगे अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करी जा रही है, उसकी उससे रिसीव करी जा रही है। मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, उसके बाद कॉमर्शियल बिल, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, थोड़े समय के लिए हमने कोई डिपॉजिट करा दिया है कहीं पे, ठीक है, ये सभी चीजें हमारी कैश और कैश के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो सर बस हमने अपने बिजनेस में इन्हीं 5-7 चीजों का ध्यान रखना है कि ये बिजनेस में आई या बिजनेस से चली गई। क्लियर है? सर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए बताइए डिमांड डिपॉजिट विद बैंक क्या है, कैश या कैश इक्विवेलेंट है, क्या टर्म मानोगे तुम? तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है और सर हम जब भी मांगेंगे, जब भी डिमांड करेंगे तो बैंक को वापस करना पड़ेगा। ये सर कैश एट बैंक ही तो होता है। सोचिए, हम बैंक में गए आज कॉपी लेकर के, पासबुक लेकर के, और कहा भाई साहब मेरे अकाउंट से ये पैसे मेरे निकाल करके दे दो, मतलब आज मैंने डिमांड करी तो आज ही पैसे निकल जाएंगे। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ये कैश एट बैंक ही है, ये कैश कहलाता है। ये आपको क्लियर समझ में आया? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो वो 3 भागों में बटेगी, 3 पार्ट्स में वो हमें बनानी है। वो सीखनी भी 4-5 पार्ट्स में है, लेकिन वो 3 भागों में, 3 पार्ट्स में हमने बनानी है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि आईसीएआई इश्यू करती है, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बनाने के लिए जो नियम है वो कहां है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा गया है। इसका नाम भी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ये बनाने के लिए हमें कैश का फ्लो 3 तरीके से दिखाना पड़ेगा। सर कौन कौन से तरीके हैं? 3। हमने एक बार दिखाना पड़ेगा कैश का फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, दूसरी बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तीसरी बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर होती क्या है ये बता दो, बड़े ध्यान से सुनना, इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग ये बता दीजिए कि आपको इतना सा क्वेश्चन समझ में, या इतनी सी बातें हमारी समझ में आई या नहीं आई? फिलहाल ये बातें बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। डनाडन डन 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 एक बार लिख दीजिए, फिर हम आगे की बात शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों आगे सुनिएगा आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। अब आगे की कहानी हम सुनने जा रहे हैं। सर क्या करना है, क्या लिखा है ये बता दो एक बार। जब मैं कह रहा, देखो हमारे बिजनेस में पैसे का फ्लो 3 तरीके पे होता है। या तो सबसे पहली चीज, हमारे पास पैसा आया होगा, तो जब हमारी बिजनेस में पैसा आता है या पैसा लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग करना। बात समझ में आई? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग करना। जब पैसा आ रहा है, पैसा हमारे पास 2 तरीके से आएगा, या तो मालिक पैसा लगाएगा या हम किसी से उधार लेंगे। क्लियर है? या तो हम बोरोइंग करेंगे, सर वो थोड़े समय की भी हो सकती है, लंबे समय की भी हो सकती है, बोरोइंग होनी चाहिए। या हम मालिकों से पैसा लेंगे, मतलब शेयर इश्यू करेंगे। क्लियर है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक बोरोइंग का और दूसरा शेयर कैपिटल का। क्लियर है? बोलो हाँ सर। अब पैसा आ चुका है हमारे पास, अब हमने वो पैसा लगाना है। वो पैसा 2 जगह पे लगेगा, या तो हम मेन एक्टिविटी में लगाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए तो हमारे पास में रिसोर्स होने चाहिए ना, पैसे से थोड़ी बन जाएंगे। पैसा तो आ गया, तो अब बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो मशीन खरीदनी पड़ेगी, या मैं कहूं फिक्स एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी। क्लियर है? बोलो हाँ सर, बात समझ में आई। तो बस इसी को कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारा पैसा अब कहां लगा है, कहां पे फ्लो हुआ है? इन्वेस्ट करने में फ्लो हुआ होगा हमारा। क्लियर है? बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आई। अब इन्वेस्टिंग का रिलेशन किसके साथ हुआ? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, या मैं कहूं नॉन करंट एसेट्स के साथ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिलेशन बन गया। लंबे टाइम के लिए जो खरीदेंगे उन्हीं से तो प्रोडक्शन होगा ना भाई, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उस एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। तो वहां पे जो जो पैसा लगाया वो फ्लो चेक करना है तुमने और वो लिखना है। फिर बारी आई सर, अब हमारे पास मशीन भी है,
फिर बारी आती है, अब हम ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन का मतलब क्या है हमारा सर, मेन या कोर एक्टिविटी को हम ऑपरेशन कहते हैं। हमने बिस्किट बनाने की एक्टिविटी करनी है, तो ये बिस्किट बनाने की एक्टिविटी और उसमें जो खर्च होगा वो सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इसके बारे में हम रेशियो वाले चैप्टर में भी बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। फिलहाल अब धीरे धीरे इन्हीं पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन सी बात आउटफ्लो होगी और कौन सी बात इनफ्लो होगी। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर कैलकुलेशन करनी है किसकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश की। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आ भी रहा होगा और कैश जा भी रहा होगा। ये एक्टिविटी किससे रिलेट कर रही है, किसके साथ रिलेशन होता है इसका? सर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के साथ रिलेशन होता है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उस एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। उसमें कैश का इनफ्लो भी होगा और कैश का आउटफ्लो भी होगा। बोलो सर इनफ्लो तो समझ में आ रहा है। अगर हम कैश में सेल कर दें, किसकी सेल कर दें? गुड्स की सेल कर दें, सामान बेच दें प्यारे बच्चों। और ये सर अगर फिक्स एसेट्स बेच दे तो भाई फिक्स एसेट्स नहीं, मैंने क्या कहा, ऑपरेशन किसका कर रहे हो? बिस्किट बनाने का कर रहे हो, तो बिस्किट बना करके जो बेचोगे वही तो ऑपरेशन कहलाएगा। सर अगर कोई एसेट्स बेचोगे तो वो नॉन ऑपरेशन कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, और उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है? बोलो सर इन्वेस्ट तो नहीं हुआ, हमने तो फिक्स एसेट्स बेची है। प्यारे बच्चों तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा। फिलहाल तुम ये समझो, कैश का हमने कैश की रिसीविंग करी, कैसे रिसीविंग करी है? सर हमने गुड्स बेच दी। सर गुड्स का तो बिजनेस ही नहीं था हमारा, हम तो सर्विस प्रोवाइडर थे, तो हमने कोई सर्विस रेंडर कर दी, किसी को सर्विस बेच दी, तो उससे जो कैश मिला वो हमारा कैश का इनफ्लो है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ठीक है? सर हमने किसी को पहले ही सेल कर रखी थी उधार में, लेकिन उधार का तो यहां पे नाम निशान नहीं लिखना, क्योंकि ये तो कैश का फ्लो देख रहा है, और कैश का आना उधार है तो सर ये तो आएगा ही नहीं। अरे भैया जब उधार बेची थी तो ट्रांजैक्शन हुआ था वो नहीं लिखा, लेकिन आज अगर डेटर हमें पैसा दे दे या जो बिल्स रिसेबल है वो हमें पैसा दे दे, कैश रिसीट हो जाए हमें उनसे, तो क्या वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी? बोलो हाँ सर होगी। तो बस भाई कैश रिसीट फ्रॉम डेटर या बिल्स रिसेबल भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और ये कैश का इनफ्लो है, पैसा आ रहा है हमारे पास। फिर इसके बाद क्या है? सर कमीशन अगर हमें मिल जाए, हमने कोई परचेज किया था, परचेज करते टाइम हमने कोई कमीशन जनरेट कर लिया, ठीक है, कच्चा माल लेते टाइम, या कहूं कि अलग तरीके से हमने कमीशन ले लिया, ठीक है, तो वो भी क्या है? हमारा कैश का इनफ्लो है। क्लियर है? बात समझ में आई? बोलो सर समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब आ जाओ यहाँ पे आउटफ्लो में। आउटफ्लो में क्या है? कैश पेड फॉर। अब सर क्या, अब ये बताइए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा जाएगा कब? देखो जब चीजें बेची थी तो पैसा आया था, अब चीजें खरीदेंगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ सर जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने क्या करना है? केवल गुड्स और सर्विसेज को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑपरेशन तो यही है ना हमारे। हाँ सर, तो हमने अगर गुड्स परचेज करे तो कैश का आउटफ्लो है, सही है। सर अगर सर्विस रिसीव करिए, कहीं और से सर्विस ले ली हमने किसी से, तो ये भी क्या, पैसा गया है हमारे पास। ठीक है सर, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, कच्चा माल हमने उधार में खरीद रखा था, अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल को पेमेंट कर दी, तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो है। और अगर सर हम सैलरी या वेजेज पे कर रहे हैं, तो सर हमारे बिस्किट बनाने के लिए ही तो सैलरी दे रहे हैं हम, समझिएगा। हम वेजेज जो पे कर रहे हो किसके लिए पे कर रहे हैं? सर जो कारखानों में वर्कर काम कर रहा था उसी को तो पे किया है हमने, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। बात समझ में आई? बोलो सर आई समझ में। ये जो लाल रंग से हमने लिखा हुआ है, यहां नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, सर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम्हें ये समझ में आया कि ऑपरेशन में क्या क्या आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर पहुंचे हम किस में? सर कंसर्न, हम पहुंचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये लो भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले तो मुझे बताओ किससे रिलेट कर रही है? इन्वेस्ट करना, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नॉन करंट एसेट्स को परचेज और सेल कर रहे हैं तो उससे रिलेट हो रही है ये। अब सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये देखो, अगर हम आपको बैलेंस शीट दिखाएं एक बार, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या हमने पढ़ रखा है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि बैलेंस शीट में हमने क्या क्या चीजें कर रखी हैं। ये लो बैलेंस शीट आपके सामने है, ये आपके सामने बैलेंस शीट है। अब इसको पढ़ो एक बार।
और मैंने कहा है इस पूरी बैलेंस शीट में आपको अगर मैं कहूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छाटनी है तो कहां से छाटोगे? तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी ये वाला पार्ट, नॉन करंट एसेट्स। कौन से वाला पार्ट बनेगा भैया? ये वाला पार्ट, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी हमारी। ठीक है, समझ में आई बात है? बोलो सर आ रही है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझना कौन कौन सी चीजें आएंगी। अगर मैं कहूं तुमने ये सारी चीजें खरीद ली, क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स अगर तुमने खरीद ली तो खरीदने पर तुम्हारे कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ये बता दो बस मुझे। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता अच्छे तरीके से है, ये होगा क्या? आउटफ्लो, पैसा जाएगा। अगर खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हैं, प्लांट तो खरीद रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स तो खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा तो जाएगा, तो ये होगा हमारा आउटफ्लो। सही है। अगर हम इनको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो होगा हमारा इनफ्लो। पहली चीज, इन चारों में किसी को भी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स को खरीद बेच रहे हैं, तो समझ जाना भाई ये आउटफ्लो और इनफ्लो है। ये किसका है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। सही है, बोलो हाँ सर। इसके बाद बारी आई किसकी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये रखा। ठीक है, अब क्या करें सर? अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी है हमने, तो आप जब भी परचेज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, सर इन्वेस्टमेंट ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर शेयर्स में, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिबेंचर्स में, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बॉन्ड्स में, या मैं कहूं सिक्योरिटीज में, या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी में। हाँ या ना? बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आई। कहीं की कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या जो भी है हमारा, है ना। हमने जैसे पहले ही बताया था ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमने एक बार जिक्र किया था आप लोगों के सामने। तो प्यारे बच्चों, बस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कहीं पे हमने शेयर खरीदे, डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे हैं, कोई सिक्योरिटी हमने खरीदी है, तो कैश का आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा? आप बोलोगे सर कैश का आउटफ्लो होगा। अगर इनको हम क्या करें? अभी बेच दें, अब खरीद लिए थे, अब हम वापस बेचें, अगर शेयर को, डिबेंचर को, बॉन्ड को अगर बेच दें, तो क्या होगा? तो सर इससे पैसा आएगा हमारे पास, तो बेचने पर हमारे पास पैसा आ रहा है। सर डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। फिर पहुंचे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस के ऊपर भाई। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस मतलब हमने लोन और एडवांस ले रखा, दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, लोन एंड एडवांस हमने किसी को पे कर रखा है, या दे रखा, पे नहीं, दे रखा है हमने किसी को, तभी तो एसेट्स है। लंबे टाइम के लिए हमने किसी को लोन दे दिया, लंबे टाइम के लिए हमने कोई एडवांस दे दिया, तो भाई साहब ये है हमारा नॉन करंट एसेट्स। सही है। अच्छा एक बात था, लोन देने से पैसा आया, पैसा गया, तो पैसा तो गया। तो सर अगर हम लोन किसी को एडवांस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये कैश का आउटफ्लो है। लेकिन अगर उसी लोन की रिपेमेंट हो रही है, हमारे पास वापस दे के जा रहा है वो, जिसने हमने जिसको लोन दिया था, वो अगर आज हमें वापस दे करके चला जाए, तो ये क्या होगा? ये इनफ्लो होगा। बात समझ में आई? ये क्या होगा? ये इनफ्लो होगा। किसका? इन लोन का, या मैं कहूं किसका? सर कैश का इनफ्लो होगा। सही है ना? बोलो बात समझ में आई। सर अदर नॉन करंट एसेट्स मत पढ़िए, बस इतनी सी बात आपके सिलेबस में। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अब फिर वापस चलिए, और कोई चीज नहीं आएगी सर, और कोई फिलहाल के लिए कोई चीज नहीं आ रही। सर करंट इन्वेस्टमेंट भी हम सुनते हैं, हाँ वो आएगी, अभी थोड़ी देर में सुनेंगे हम। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। सर जहां हम पहले खड़े थे, यहां पे हम थे, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, देखो मैंने लिखा है पहले कैश का इनफ्लो कब कब होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स को बेच दिया, तो इनफ्लो होगा। बोलो हाँ सर हुआ। मैंने नॉन करंट, इसके बाद प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बाद तुरंत बाद क्या आता है? ध्यान दो भाई, तुरंत बाद आता है PNDLO, है ना। पी से क्या बना? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स बना। एन से क्या बना हमारा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बना। तो बस ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारी। अगर ये बेच दी तो क्या होगा? हमें कैश का इनफ्लो होगा। क्लियर है? शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी तो। क्लियर है? अच्छा सर, इसके बाद डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ था नहीं था, आपको पहले भी बताया मैंने। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ
था नहीं भाई, इसके बारे में मैं पहले ही भी बता चुका हूं आपको। तो रहा क्या, अब आई बारी किसकी, लोन एंड एडवांस की। और सर इनफ्लो कब होगा, जब लोन हमें रिपेमेंट हो रहा है, लोन हमें रिपेमेंट हो रहा है, लोन एंड एडवांस, और रिपेमेंट हो रहा है, अगर पैसा वापस मिल रहा है तो। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोन चाहे शॉर्ट टर्म के लिए दिया हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए दिया हो। अरे अरे सर, आपने तो थोड़ी देर पहले ये बताया था हमें कि केवल नॉन करंट एसेट्स लेनी है, अब आप बता रहे हो शॉर्ट टर्म लोन भी आएगा लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा। मान लिया बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कहां पे आता है, बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आता है नॉन करंट एसेट्स में, सही है, बोलो हाँ। लेकिन सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस तो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट बनता है, तो भाई साहब बेशक बनता रहे, लेकिन अगर हमने लोन किसी को थोड़े समय के लिए दिया या लंबे समय के लिए दिया, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी। और अगर उससे रिपेमेंट आ रही है तो वो कैश का इनफ्लो कहलाएगा। सर अगर हमने लंबे टाइम के लिए लोन दिया या थोड़े टाइम के लिए लोन दिया, ये आउटसाइडर को दिया है हमने, तो भाई ये कैश का आउटफ्लो ही कहलाएगा। और अगर उससे रिपेमेंट हो रही है तो ये कैश का इनफ्लो कहलाएगा। बात समझ में आई, बोलो सर आई। अच्छा, अगर हमने परचेज कर ली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अभी सेल करी थी, अगर परचेज करेंगे तो क्या होगा, तो कैश का आउटफ्लो होगा। अगर सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज करा तो भी कैश का आउटफ्लो होगा। यहां तक तो समझ में आया था ना, बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से आया था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब भाई एक बात सुनते जाना, अगर तुमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कैश तुम्हारे पास से इन्वेस्टमेंट के रूप में बाहर जा चुका है, तो इन्वेस्टमेंट झक मारने के लिए थोड़ी करी थी, इन्वेस्टमेंट करी थी पैसा कमाने के लिए। तो बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करने से 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में हमें उस 1 लाख पे एक्स्ट्रा भी तो मिलेगा। तो क्या वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानोगे, नहीं मानोगे, बोलो हाँ हाँ सर ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही तो हमें हमें पैसा मिल रहा है, बोलो हाँ सर। बस, तो अब हमें ध्यान देना है कि सर कैश जो हमने लगाया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, उससे कहां कहां पैसा हमें मिल रहा है। देखिए, अगर आपने अपने बिजनेस में ही पैसा लगाया, प्रॉपर्टी पे, प्लांट पे, इक्विपमेंट पे या इंटेंजिबल एसेट्स पे, तो बिजनेस में ही रह गई होगी, तो इससे तो हमने प्रोडक्शन करा होगा। क्या कोई इससे एक्स्ट्रा कैश जनरेट हुआ होगा, नहीं सर, इससे प्रोडक्शन हुआ, और जो प्रोडक्शन हुआ वो हमने बेचा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला गया, सही है, बोलो हाँ सर। तो इससे बाकी कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हमारी थी, वो हमने शेयर्स में पैसे लगाए थे, जो हमने डिबेंचर्स में पैसे लगाए थे, जो हमने प्रॉपर्टी पे पैसे लगाए थे, सही है, उससे अगर हमें कुछ मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है, और ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सर नॉन ऑपरेटिंग भले ही हो, लेकिन है तो कौन सी एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो बस ध्यान दो, डिविडेंड रिसीव्ड होगा अगर शेयर्स पर। देखो पहली चीज क्या थी, शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो शेयर्स पर इन्वेस्ट होगा, पे इन्वेस्ट करने से डिविडेंड मिलेगा ना, तो डिविडेंड अगर मिला है तो ये कैश का इनफ्लो होगा। सर पैसे एक बार बाहर गए, अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं ये डिविडेंड के रूप में, तो ये इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, सही है, बोलो समझ में आई सर बात। इसके बाद जो डिबेंचर लगाए थे, जो डिबेंचर खरीदे थे, उन पे हमें मिल रहा होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, ये भी क्या है, हमारा कैश का इनफ्लो है, सही है। अच्छा, अब हमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म से हो रही हो या लॉन्ग टर्म से हो रही हो। सर हमने तो परचेज किया ही नहीं शॉर्ट टर्म, हमने तो परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, आपने चाहे परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट लिखा या नहीं लिखा, लेकिन अगर आपको थोड़े समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी, अगर उससे भी इनकम हो रही है तो भी आपकी वो इन्वेस्टमेंट की इनकम कहलाएगी, सही है। लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करा पैसा, उससे भी इनकम हो रही है तो भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, इनफ्लो कहलाएगी। समझ में आई बात, बोलो हाँ सर। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केटेबल सिक्योरिटी में और उस पे आप ले रहे हो कोई इनकम, तो भाई साहब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगी, सही है, बात समझ में आई। मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़ दो, बाकी चाहे कैसी भी इन्वेस्टमेंट हो, तुम्हें पैसे अगर मिल रहे हैं उसके ऊपर, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, समझ में आई। अच्छा सर, आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, वो आपने बिजनेस में नहीं लगाई,
कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, आप उस पे रेंट कमा रहे हो, तो रेंटल इनकम क्या होगी आपकी? कैश का इनफ्लो है। क्या है हमारी? ये हमारी सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बाद सर ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा, इस पे तो कुछ मिला ही नहीं। हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ पैसा मिला था। अब हमें जो लोन इन एडवांस हमने किसी को दिया था, क्या उस पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो हाँ सर, उस पे भी मिलेगा। तो भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन इन एडवांस, हमने किसी को लोन दिया था, हमारे पास से पैसा गया था, वो आउटफ्लो था, लेकिन अब अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो दो चीजों से बना। किस किस से? देखो, एक बार हमने बाहर पैसा भेजा तो आउटफ्लो है, लेकिन बाहर भेजने के बाद पैसा दो रूप में आएगा। एक तो वो एक्चुअल अमाउंट जो हमने लगाई थी वो वापस आएगी, ठीक है, सही है ना? जो हमने खरीदा था वो हम बेचेंगे तो वापस आएगा हमारे पास में। बोलो हाँ सर, समझ में आया, पैसा वापस आया। और एक हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस किया है। सर ये क्या है? ये नहीं बताया आपने। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस एंड फिक्स्ड एसेट्स। भाई थोड़ी देर के लिए सब्र करो, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पे आ जाइए। तीसरी एक्टिविटी कौन सी थी? तीसरी एक्टिविटी थी सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है सर? ये तो बताया ही नहीं आपने। तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ ज्यादा नहीं होती। हमने ये बताया था आपने पैसा किसी से लिया होगा। अब पैसा कैसे लिया होगा? या तो आपने उधार लिया है, किसी से बोरो करा है, या आपने मालिकों से मंगवाया है। तो भाई दोनों ही यहां पे आएंगे। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे कंसर्न कर रही है? सर कैपिटल में चेंज होगा, या हम उधार लेंगे, उधार कम करेंगे या उधार ज्यादा करेंगे, सही है? या तो उधार की पेमेंट कर रहे होंगे या उधार ले रहे होंगे। सर या तो कैपिटल शेयर इश्यू कर रहे होंगे या हम उनको वापस खरीद रहे होंगे। अब ये बड़े ध्यान देने वाली चीजें हैं सर, बेसिक बातें बता रहा हूं आज मैं, बहुत कुछ नहीं करा रहा आप लोगों का, मैं कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा। फिलहाल आपको एक कॉन्सेप्ट, एक ओवरव्यू आपको बनाना है कि असल में हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी हमारी फाइनेंस की एक्टिविटी है, कौन सी ऑपरेशन की एक्टिविटी है, कौन सी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिलहाल आप देखिए फाइनेंस में क्या क्या आता है। मैंने कहा फाइनेंस में अगर हम बैलेंस शीट में चले तो ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में फाइनेंस में दो तीन चीजें ध्यान रखना क्या क्या आएगी। देखो जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आया था हमारा? नॉन करंट एसेट्स आई थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया था ना। ऐसे ही फाइनेंस एक्टिविटी में आती है हमारी दो चीजें। एक तो आती है हमारी शेयर कैपिटल, सही है, शेयर कैपिटल आती है, और दूसरी आती है हमारी बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स में दोनों, चाहे वो हमने लॉन्ग टर्म की बोरोइंग करी हो चाहे वो शॉर्ट टर्म की बोरोइंग करी हो, पैसा उधार में आया ना, तो सर चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो या मालिकों से पैसा हो, तो तीन चीजें ही देखनी है हमने बैलेंस शीट से। क्या क्या? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, सर वापिस उसी स्थान पर जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए आप लोगों के सामने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या करना है प्यारे बच्चों? मैंने कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कब कब होगा, कैश कब आएगा? सोचिए सर, हम जब शेयर इश्यू करें, बोलो सर ये क्या कह रहे हो, समझ नहीं आई बात। अरे हमने शेयर कैपिटल देखना है ना, तो शेयर कैपिटल में पैसा कब आता है? जब हम शेयर इश्यू करते हैं तब आता है ना। बोलो हाँ सर। तो जब आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो ये कैश का इनफ्लो, आप शेयर किसी को दोगे वो आपको पैसे देगा बदले में। हमने इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ा था जिसमें पहली एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे थे ना, बस तो वही है, हमारे पास पैसा आएगा भाई। अरे सर आपने थोड़ी देर पहले भी तो इश्यू जिक्र किया था शेयर का, डिबेंचर का और बॉन्ड्स का, अभी आप फिर से कर रहे हो। अरे भाई वो शेयर हमने खरीदे नहीं थे, वो शेयर हमने क्या किए थे? वो शेयर हमने खरीदे थे, ठीक है, और ये शेयर हमने इश्यू किए हैं, हमने किसी को दिए हैं। भाई जब मैं इश्यू कह रहा हूं ना, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब शेयर्स को बेचना नहीं होता। हमने अपने शेयर्स किसी को दे दिए, उसके बदले में हम पैसे ले रहे हैं, ठीक है। शेयर्स बेचना कब होगा? शेयर्स को, डिबेंचर्स को जब हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए हो, सही है, जब हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए हो, पहले हम उनको खरीदें, परचेज करें और उसके बाद हम उनको बेचें, तो ये तो होगा सेल ऑफ शेयर्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सही है। लेकिन एक होगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हमने शेयर्स किसी को दिए हैं पैसे के बदले में, बेचे नहीं है। समझ में आई बात? बोलो हाँ सर। तो जब हम शेयर इश्यू कर रहे हैं तो इससे शेयर कैपिटल हमारी बढ़ जाती है, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। और शेयर्स भी कैसे भाई? शेयर्स भी दोनों तरीके के, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। एक चीज ध्यान रखना,
एक बात बताना मुझे, अगर मैं कहूं कि आपने 10 रुपए का एक शेयर दिया है, 10 रुपए, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, और ऐसे आपने 100 शेयर दिए हैं, इश्यू किए हैं, तो बताओ कैश का कितना इनफ्लो होगा? तो आप बोलोगे सर 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आएंगे, तो कैश का इनफ्लो हुआ 1000 रुपए, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कहूं कि अगर वही शेयर आपने प्रीमियम पे दिया हो, एक्स्ट्रा 10 रुपए प्रीमियम पे, तो 10 रुपए का शेयर 20 रुपए का हो गया, 10 रुपए और एक्स्ट्रा जुड़ के प्रीमियम हो गया ना 10 रुपए और। तो अगर वो शेयर 20 रुपए का हो चुका है, अब हम कितने कैश की रिसीविंग कितनी करेंगे? अब बोलोगे सर हम 100 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 2000 लेंगे, तो बस कैश रिसीव अब की बार कितनी हो जाएगी? प्रीमियम के साथ हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जो शेयर इश्यू कर रहे हो वो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, वो विद प्रीमियम है। अच्छा सर, कई बार शेयर इश्यू करते टाइम कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो शेयर इश्यू टाइम, शेयर को इश्यू करते टाइम जो एक्सपेंसेस करे हैं बच्चों, उस चीज का ध्यान रखना, क्या कि वो हमने घटा देने हैं। सोचो, आपको शेयर इश्यू करके पैसे मिले 2000, आपने शेयर इश्यू करते टाइम एक्सपेंस कर दिए थे 300 रुपए के, तो एक्चुअल में कितना पैसा मिला भाई? 300 रुपए तो तुम खर्च ही कर चुके हो, तो एक्चुअल में कितना पैसा मिला तुम्हें? तो 1700 रुपए मिले। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आई, बहुत अच्छे से। अब सर हम पहुंचते हैं दूसरी साइड, कैश का आउटफ्लो कब होगा? अब शेयर कैपिटल में कैश का आउटफ्लो कैसे हो सकता है? देखो, मैंने कहा जब शेयर इश्यू किए, किसी दूसरे को शेयर दे दिए और पैसे ले लिए, क्या वो अपने पैसे कभी वापस नहीं मांगेगा? मांगेगा, ऐसा ही तो होगा ना। तो हम जब उसको पेमेंट करेंगे, रिपेमेंट करेंगे, तो उसे कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहते हैं? सॉरी, उसे कहते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। समझ में आई? बोलो हाँ सर, रिडम्पशन कहते हैं उसे, रिपेमेंट को क्या कहते हैं? रिडम्पशन कहते हैं। तो सर हमने तो इक्विटी शेयर भी इश्यू किए थे और प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू किए थे, आपने ये रिडम्पशन में केवल प्रेफरेंस शेयर क्यों लिखे? क्योंकि भाई इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते, इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते, वो लाइफ टाइम तक चलेंगे। अरे सर हम तो बेच देते हैं किसी को भी। भाई तुमने शेयर खरीद रखे हैं, तुम किसी को बेच सकते हो, क्या ये रिडम्पशन है? ये रिडम्पशन नहीं है, ये तो तुमने सेल कर दिए ना। रिडम्पशन क्या होगा? जब तुम कंपनी, जब 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 कंपनी तुम्हें पैसे वापस करेगी, इसे बोलेंगे रिडम्पशन। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर समझ में आई अच्छे तरीके से। तो इक्विटी शेयर के बारे में रिडम्पशन का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, सही है। सर इक्विटी शेयर के बारे में जिक्र मिलेगा बायबैक का। एक कंपनी अपने शेयर खुद से खरीद सकती है, तो जब एक कंपनी अपने शेयर खुद से खरीदेगी इक्विटी शेयर, इसे कहते हैं बायबैक करना। तो जब बायबैक होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा। बात समझ में आ गई तुम्हें? बोलो हाँ सर। शेयर्स को इश्यू करने पर इनफ्लो होता है और शेयर को रिडीम करने पर आउटफ्लो होता है। शेयर परचेज करने पर सर एक्टिविटी कौन सी होती है? शेयर परचेज करेंगे तो एक्टिविटी होगी हमारी कौन सी? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और शेयर हम बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो एक्टिविटी कौन सी होगी? तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, लेकिन एक में आउटफ्लो एक में इनफ्लो। लेकिन इश्यू और रिडम्पशन कर रहे हैं तो क्या होगा? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। ये तुम्हें समझ में आ गई बातें? अच्छा सर, हमने शेयर कैपिटल पढ़ ली है ना, यही तो बोला था 3 चीजों को ध्यान रखना है बैलेंस शीट में। पहला शेयर कैपिटल। अब दूसरी बारी पे आइए। दूसरा क्या बोला था हमने? बोरोइंग देखनी है। वो हमने बोरोइंग कौन कौन सी देखनी है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी, सही है। तो चलिए भैया, हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जा रहे हैं। जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे तो हमने देखा होगा डिबेंचर। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5 चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म लोन है ना, उसके बाद डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और उसके बाद बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से हमने कोई लोन लिया, ये 5 चीजें लगभग आती हैं हमारी। तो जब भी हम डिबेंचर को इश्यू करेंगे तो उससे हमारे पास पैसा आएगा, सीधी सी बात है। ये इनफ्लो है फाइनेंस एक्टिविटी का। सर हम डिबेंचर को रिडीम कर देंगे तो पैसा जाएगा। और ध्यान रखना सर, डिबेंचर किस पे इश्यू किए जा सकते हैं? क्या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो भाई ये रिडीम करते टाइम भी जितना पैसा दिया जाएगा, चाहे वो प्रीमियम पे ही क्यों ना हो सकता है ना 100 का डिबेंचर लिया आपने और पेमेंट करते टाइम वो आपको कहे कि भाई साहब ना 110 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये 10 रुपए क्या है? प्रीमियम है, रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है आपके लिए? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके आउटफ्लो कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। अब डिबेंचर को छोड़ करके बाकी अब सारे, डिबेंचर तो हो गया, अब जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो सारी ही अगर हमें ले रहे हैं, उधार में पैसा ले रहे हैं, प्रोसीड का मतलब होता है बेटा लेना, रिसीट करना, रिसीविंग लेना,
तो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये है हमारे लिए पैसा उधार में आया है, लंबे टाइम के लिए आया या छोटे टाइम के लिए आया। छोटे टाइम के लिए आता तो उसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट। क्या कहते हैं उसे हम? कैश क्रेडिट। या कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सही है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से हम थोड़े टाइम के लिए पैसा ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं ना करंट अकाउंट को, ये सहूलियत है। तो ये हमारी थोड़े समय की बोरोइंग कहलाती है, फाइनेंस एक्टिविटी में आएगी सर ये पूरी की पूरी। तो अगर इनकी रिपेमेंट हम करेंगे तो ये किस में आएगी? तो सर ये आउटफ्लो में आएगी। आएगी तो फाइनेंस एक्टिविटी में, लेकिन किस में आएगी? आउटफ्लो में आएगी। अब ध्यान दीजिए सर, अगर हमने पैसा उधार में ले रखा है तो क्या हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो बताओ, अब की बात डिविडेंड अगर पे करेंगे तो किस पे करेंगे? तो भाई डिविडेंड इन शेयर्स पे करेंगे, डिविडेंड पे, इन डिबेंचर्स पे करेंगे इंटरेस्ट पे, और लोन पे करेंगे इंटरेस्ट पे। इन सब पे, लोन पे भी इंटरेस्ट ही पे होगा। तो भाई ये जो इनफ्लो पैसा हमारे पास आया था, अब इनके बदले में हमें इनकी इंटरेस्ट या डिविडेंड भी पे करनी पड़ेगी। तो बस सर अगर पे करेंगे तो है तो एक्टिविटी कौन सी? फाइनेंस की वजह से ही तो हुआ ना ये पेमेंट। हमने उधार में पैसा लिया था, उसकी वजह से ही तो पेमेंट करनी पड़ी। बोले हाँ सर, बस तो यही डिविडेंड पे किया है, ये आउटफ्लो, इंटरेस्ट पे किया है, ये आउटफ्लो, और इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये आउटफ्लो। बोलो सर इंटरेस्ट तो हमने वहां पे ही पढ़ा था ऊपर भी। भाई साहब ये जो इंटरेस्ट पढ़ा था ना तुमने, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। क्यों? क्योंकि तुमने बाहर किसी के डिबेंचर्स खरीद रखे थे, तो वो कंपनी तुम्हें, वो दूसरी कंपनी तुम्हें क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तुम्हें तो रिसीव होगा, और तुम्हें रिसीव होगा तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पे रिसीविंग आ रही है, तो सर इसे बोलेंगे इनफ्लो। लेकिन ये क्या है? ये तुमने पैसे उधार में ले रखे हैं, फाइनेंस कर रखे हैं, और सर फाइनेंस पे तुम जो इंटरेस्ट पे करोगे वो होता है आउटफ्लो। तो ये कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। यहां तक तुम्हें अगर बात समझ में आ गई तो सर बहुत अच्छी बात है। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि कोई डाउट आपको ना रहा हो, कोई 1% आप लोगों को प्रॉब्लम न रही हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बता सकते हैं। सर थोड़ा सा भी डाउट रहा हो तो मुझे बता दीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने आज बहुत अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को पढ़ा है। एक चीज रह गई है सर अब आपको समझना है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी होती हैं। बोलो सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होती है, ये और बता दो। मैं कह रहा हूं भाई भूकंप आ गया, चोरी हो गई, आग लग गई, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण एक्टिविटी है। तो सर इनका भी लिखना होता है। अब क्या करोगे? देखो, आग लगने की वजह से हमारा सामान जल गया। कौन सा सामान जला? सर कच्चा माल या तैयार माल, पका हुआ माल, गुड्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हमारी गुड्स जल गई। तो सर ये कौन सी एक्टिविटी का नुकसान है या कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ये ऑपरेशन का पार्ट है, क्योंकि गुड्स किससे रिलेट करते हैं? हमारे ऑपरेशन से। सही है? बोलो हाँ सर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें क्लेम मिल जाए इन गुड्स के ऊपर, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा? बोलो हाँ सर, पैसा तो आएगा। बस भाई, अगर आपको क्लेम मिल रहा है किसके ऊपर? क्लेम रिसीव, ये लिखा है क्लेम रिसीव हो रहा है। देखो ये लिखा क्लेम रिसीव हो रहा है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर। आग लगने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रही है कि भाई साहब लो, आपका सामान जला था, नुकसान हुआ था, ये क्लेम ले लो। पैसा आया ना? बोलो आया सर। तो किसका पैसा है ये? ऑपरेशन का पैसा मानोगे। और सर पैसा आया है तो क्या मानोगे? इसे कैश का इनफ्लो है सर, आया है पैसा, बस बात खत्म हो गई। अब अगर मैं कहूं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारी केवल इन्वेंट्री का लॉस होगा। सोचो इस बात को, केवल इन्वेंट्री का लॉस। भाई तुम्हारी बिल्डिंग जल गई, अरे तुम्हारी मशीनरी जल गई, क्या होगा? अब सर ये तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी मशीनरी, तो अब मशीनरी जलेगी तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। अब अगर मशीनरी जलने पर तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारी मशीन का क्लेम कर दे पे, तो बस तुम्हारे लिए वो इनफ्लो है। लेकिन वो कहां पे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा भाई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑन फिक्स एसेट्स। ये लिखा, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये कहां पे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी से बता दीजिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस अगर ये समझ में आया तो प्यारे बच्चों कुछ खास नहीं रहा। अब हमने ये देखना है कि भाई ये जो एक्टिविटी हमने करी है, मान लिया हमारी ये जो एक्टिविटी पहली थी ऑपरेशन की जो एक्टिविटी थी, इस ऑपरेशन की एक्टिविटी से हमें नेट क्या मिला है? कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो? 1 लाख जा रहे हैं, 80,000 आ रहे हैं, तो आउटफ्लो हुआ है नेट 20,000 रुपए का।
सही। फिर दूसरी एक्टिविटी से देखेंगे, कौन सी से? इन्वेस्टिंग से। यहां तो 20,000 रुपए गए, यहां तो 20,000 रुपए गए पहले एक्टिविटी से। फिर क्या हुआ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखा, इन्वेस्टमेंट की थी हमने, तो हमारे पास पैसा गया था, हमारे पास 5 लाख पैसे गए, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कुछ मिला या हमने बेच दी, मिले हमें 8 लाख रुपए। ऐसा हो सकता है ना, 8 लाख मिल जाए। गए 5 लाख, मिले 8 लाख, तो अब की बार कितने आए हैं हमारे पास? अब की बार नेट हमें 3 लाख का फायदा हुआ है, 3 लाख हमारे पास में आए हैं बस। तो ये लो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमें 3 लाख रुपए मिले हैं। सही। फिर ऐसे ही फाइनेंस एक्टिविटी से मान लो हमारे पास से फाइनेंस एक्टिविटी से पैसा चला गया 10,000 रुपए, तो ये लो 10,000 रुपए लिख दो बस ऐसे ही, वैसे मान लिया मैंने। तो बताओ आपकी कंपनी में कैश का एक्चुअल नेट फ्लो कितना हुआ? मैंने कहा था ना, 3 चीजों पे आपने ध्यान देना है। पहला ऑपरेशन पे, दूसरा इन्वेस्टिंग पे, तीसरा फाइनेंस पे। इनका सबका एडजस्टमेंट देखो, 10, 20,000 और 10,000, 30,000 हो गए। 3 लाख जमा के और 30,000 रुपए आउटफ्लो है। 3 लाख तो इनफ्लो है, 30,000 रुपए आउटफ्लो है। इसका मतलब हमारे पास में नेट 2,70,000 रुपए का इनफ्लो है। सर कैश है हमारे पास में। समझ में आई बात? सर क्यों देखना चाह रहे हैं हम कैश का इनफ्लो? कई बार क्या होता है बेटा, हमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई साहब इस कंपनी के पास तो बहुत सारा पैसा क्योंकि प्रॉफिट कमा रही है। सैलरी लेने के लिए लोग जाते हैं तो हाथ हिला देते हैं भाई साहब वो, अरे भाई नहीं है, पैसा नहीं रहा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट तो, अब मैंने तुम्हें सामान बेच दिया कोई 1 लाख रुपए में, तुमने मुझे कैश नहीं दिया, तुम कह रहे हो उधार में है। अब मैंने वो सामान 20,000 रुपए का खरीदा था, तुम्हें बेच दिया कितने में? 1 लाख में। अब 80,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मेरे पास कैश भी आ गया। कैश मेरे पास है नहीं। वर्कर्स ने देखा, अच्छा 80,000 रुपए प्रॉफिट आया, अभी सैलरी मांगते हैं। वर्कर पहुंचे मेरे पास सैलरी मांगने में, हाथ हिला देता हूं, भाई साहब नहीं है पैसे। तो हम किसी कंपनी को कोई का ये हिसाब किताब भी रखते हैं, भाई साहब इसके पास में कैश है भी या नहीं है, कैश का फ्लो कैसा है, कैश निकलवाने में कामयाब हो भी रहा है नहीं हो रहा है। बस ये 3 एक्टिविटी से हमने देखना है, यही तय करना है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। सर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को ये चीजें सीखनी है, ठीक है? आप लोगों को पॉज करके वीडियो, आप लोगों को ये सारी बातें लिख लेनी है। सिस्टमेटिक वे में आप अगर साथ साथ चलते जाएंगे तो आपको एक एक बात समझ में आती जाएगी। सर आपको वन शॉट मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे, ढेर सारे। 2 घंटे में चुटकियों में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन सर पूरा क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। आप सर थोड़ा बहुत करके आ जाओगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन के लिए आपको आपको बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए। और हम उन बच्चों को तो साथ ले ही नहीं रहे हैं फिलहाल ना, जो ये कह रहे हैं कि ना जी हमें तो पास पास करवा दो। हमें फिलहाल उन बच्चों के ऊपर फोकस करना है जो बच्चे कह रहे हैं कि जी हम तो पूरे नंबर लेने वाले हैं। तो बस पूरे नंबर के लिए भाई साहब आपको बहुत चीजें बारीकी के साथ पढ़नी पड़ेंगी। जब एग्जाम आएगा तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी बातें ज्यादा याद रखनी है और कौन सी बातों पे कम ध्यान देना है। फिलहाल आप लोग सारी बातें पढ़िए। उस टाइम पे जो बच्चे थोड़ा सा ये समझ रहे हैं कि हमें केवल पास होना है, उस टाइम पे उन बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हम उस टाइम पे ये बताएंगे कि केवल ये बातें पढ़ करके चले जाओ, इनसे पास हो जाओगे। सही है? ये हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। सर बहुत बारीकी के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आगे भी आप सर रेगुलर रहिएगा, बस इतनी सी बात मैं आप लोगों के साथ चाहता हूं। ये सारी चीजें आप लोगों को लिख लेनी है पोज कर करके, ठीक है? उसके बाद अगले दिन जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़ा करें साथ साथ। जैसे मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं या आप लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वो चीजें पढ़नी ही हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जो पहले दिन कराई हैं। ठीक है? आप क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं, पहले दिन आपको जो कराया गया वो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।